ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम जेईई 2019 का एक ऑलरेडी आया हुआ सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस सवाल को अगर तुम स्टैंडर्ड तरीके से करोगे, जैसे कि जनरली 98 या 99% लोग करते हैं, तो ये आपका 3-4 मिनट में हो जाएगा, है ना। पर हम जिस तरीके से करने वाले हैं उससे ये और जल्दी हो जाएगा। कहने का मतलब 30-40 सेकंड, इतना ज़्यादा अंतर हो सकता है और जल्दी, अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज़ जिससे ये सवाल सॉल्व होना है वो पहले हिट कर जाए। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि काफ़ी लोग बोलते हैं केमिस्ट्री काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है क्योंकि इसमें याद करने की काफ़ी चीज़ें होती हैं। नहीं भाई, मैथ्स भी जल्दी हो सकती है अगर आपको सवाल को जल्दी सॉल्व करने के सही तरीके पता हो, जो कि स्टैंडर्ड तरीकों से अलग हैं। और मैं आपको एक पर्टिकुलर कोई भी जेईई मेंस के पेपर के बहुत सारे सवाल निकाल कर ऐसे तरीके बहुत सारे सवालों पे अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे आपका जो टाइम है वो 40% कम हो जाएगा। मतलब अगर आपको मैथ सॉल्व करने में 1 घंटा लग रहा है तो अब 1 घंटे का 40% लगेगा बस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती है ट्रिक्स फॉर जेईई मेंस, ट्रिक्स फॉर जेईई एडवांस करके। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग फॉर मैथ्स, जो कि इस तरह के ट्रिक्स बताती हैं। पुट वैल्यू थ्योरम नाम दे दिया काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को। जैसे सवाल में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 रखो और हर ऑप्शन में रख रख के चेक करो, जिससे मैच कर जाए वो कर जाए, है ना। तो मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने आने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, जो सबको पता है वो हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करें, है ना। तो हो सकता है हम ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हो अपने आंसर को डिडक्ट करने के लिए, पर जिस तरह से हम यूज़ कर रहे होंगे उसमें दिमाग लग रहा है ना। जैसे एक सवाल को करने में दिमाग लगता है, एक सवाल को करने का तरीका होता है। जो हम करने वाले हैं, जो हम ट्रिक्स या मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, उनको करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है ना। तो ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके को सीख के आपको सिर्फ ये सवाल करना है, बाकी सारे सवाल करने आ जाने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तभी ये काम करेगी, और जब ये काम करना शुरू कर जाएगी फिर तुम जादू देखना। तो सवाल पर हम आते हैं। देखो, बड़े सफाई से मैंने लिखा हुआ है, वरना ग्राफिक पैड पे लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो एक सर्कल दे रखा है हमें, एक पैराबोला दे रखा है, और हमें इसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ध्यान रखना, आसान सवाल है, जिसको जनरल तरीके से करना नहीं आता मैं तरीका बता दूंगा, पर कायदे से यार आना चाहिए। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है, पैराबोला पढ़ रखा है, तो जिसको नहीं पता जनरल तरीका बताता हूँ क्या होता है। यार आपका सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, आपकी पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, आपको इन दोनों के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन लिखनी है। 2 टेंजेंट की जनरल इक्वेशन आएंगी। देखो, पैराबोला के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन आएगी, सर्कल के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन आएगी। जो पैराबोला की टेंजेंट की जनरल इक्वेशन होती है वो m के टर्म्स में होती है। वो क्या होती है? y बराबर mx प्लस ए वाई एम, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आएगी। सेम गोस फॉर सर्कल। सर्कल की थोड़ी सी गंदी होती है, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि मैं जनरल तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करने वाला इस वीडियो में। तो वो भी m के टर्म्स में आएगी। तो m के टर्म्स में आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी लाइन की, और आपको निकालना क्या है? इन दोनों का कॉमन टेंजेंट। तो आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हो। या तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, या फिर आप क्या करो, इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल का सेंटर क्या है आपका 3,0, इस 3,0 से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालो। तो हमने बेसिकली क्या किया, सर्कल के सेंटर से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, और वो लाइन हमारी सर्कल का टेंजेंट होनी चाहिए। अगर वो टेंजेंट है तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो हमारी रेडियस के बराबर आएगी। तो सिंपली रेडियस भी आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, 3 के बराबर है। ये मैंने कैसे बोला यार? देखो, जब भी ऐसा सर्कल दिखाई दे जो 0,0 से पास कर रहा है, तो तुरंत उसका डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि डायग्राम बनाते ही काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वैसे तो इसका डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में सर्कल की इक्वेशन देखते ही डायग्राम आ गया था, है ना। तो इस तरह का डायग्राम है 3,0, तो इसकी रेडियस भी 3 हो जाएगी, क्योंकि 0,0 से पास कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। सिंपली रेडियस 3 है। रेडियस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, 3,0 से इस लाइन पे, जो कि एक पैराबोला का टेंजेंट है, परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर लेंथ आपकी जो है वो भी 3 के बराबर आएगी, क्योंकि रेडियस 3 है, क्योंकि ये लाइन इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो ये जनरल तरीका था, मैंने 1 मिनट दे दिया इस पर। हालांकि मैं इतना देना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैंने किया है। सभी को समझ आना चाहिए वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एनीवे, अब हम आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। इस सवाल को भाई जल्दी कैसे करना है, ये तो हो गया आसान तरीका या स्टैंडर्ड तरीका, जो कि बेकार है। 40 सेकंड वाला तरीका क्या है? ध्यान रखना, मैं 40 सेकंड नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे समझाते हुए चलना है चीज़ों को। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम दिमाग में विजुलाइज कर लेते हैं। जो मैं यहाँ विजुलाइज कर रहा हूँ दिमाग में, जितना नेसेसरी होगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो यार यहाँ पे अपना दिमाग खोल लो, है ना। हम क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ हमारे सामने क्या लिखी हुई है, पैराबोला के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन। इन सारी लाइन की चारों इक्वेशंस को एक बार चेक कर लो, क्या ये इस इक्वेशन के साथ रेजोनेट कर रही हैं? क्या ये सारी इक्वेशन इस फॉर्म की हैं? ध्यान रखना, इन चारों ऑप्शन में से एक लाइन ऐसी है हमारी जो कि हमारा आंसर है, यानी कि वो लाइन जो है वो पैराबोला का भी टेंजेंट होगी और सर्कल का भी टेंजेंट होगी। तो सबसे पहले चेक कर लो कि सारी लाइन क्या है, इस पैराबोला के टेंजेंट है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस कोफिशिएंट को इधर लेके आना है,
इक्वल टू के इधर साइड हर लाइन के लिए, और चेक करना है कि सब y इक्वल टू mx प्लस a बाय या फिर 1/m के फॉर्म की है कि नहीं, है ना। चेक करोगे सारी है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक के लिए मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। जैसे इसको हम देखते हैं तो ये हमारा बन रहा है y बराबर 1/√3 प्लस √3, है ना। तो ये आपकी y बराबर mx प्लस a बाय m के फॉर्म की है। ध्यान रखना ना, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है देखने के लिए। तो ये चीज़ मन मन में कर सकते हो, लिख के बता दिया मैंने। पर तो यार ये तरीका हमारा फेल हो गया, तो ध्यान रखना मैं आपको फेलियर तरीके भी बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये फेल्स जो होते हैं ना, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस फेल को अटेम्प्ट करने में एटमैक्स आपको 6 से 7 सेकंड या 5 सेकंड या एटमैक्स 10 सेकंड लगने चाहिए, है ना। आगे करते हैं, अगला ट्राई मारते हैं। अगली हमारी बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि अभी मैंने बताई थी कि इस सर्कल के सेंटर से अगर हम इस सर्कल के टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालें तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होती है। भाई रेडियस हमारा क्लियरली दिख रहा है 3 के बराबर है, सेंटर में पता है 3,0 के बराबर है। ध्यान रखना ये भी कैलकुलेट नहीं करना, सीधे लिखना है सर्कल की इक्वेशन देखते ही, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ही इतनी आसान है, 0,0 से पास कर रहा है। जब भी सर्कल 0,0 से पास कर रहा होता है, अपने दिमाग का घंटा बजा लिया करो कि उस सर्कल का डेटा तुरंत लिख लिया करो और सोचा करो कि पॉसिबिलिटी है कि सवाल किसी और तरीके से भी हो जाए, किसी और शॉर्ट तरीके से भी हो जाए, है ना। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे कई सवाल में आने वाले सीरीज में लाने भी वाला हूँ, है ना, काफी सारे दिख जाएंगे। तो भाई रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। अब परपेंडिकुलर की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये आपका कायदे से 3 के बराबर आना चाहिए, दैट इज रेडियस। यहाँ पर मॉड होता है, ध्यान रखना। अब एक काम करो यार, इस by1 को उड़ा दो, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, है ना। ये सेंटर था, सेंटर से डालें परपेंडिकुलर, तो ये y1 है और ये x1 है, x1 y1। तो इसको उड़ा दो क्योंकि y1 जो है हमारा 0 है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ax1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये हमारा फॉर्म जो है निकल के आ गई। सफाई से लिख देता हूँ इसे। अब इस एक्सप्रेशन को गुरु ध्यान से देखना, इसमें राज छुपा है। वैसे तो इसको देख के चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, वरना फिर भी मैंने 0 डाल के हटवाया, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, बट एनीवे यहाँ पर कुछ छुपा है ना। देखो ध्यान से देखोगे तो ax1 प्लस c1 हर इक्वेशन के लिए इंटीजर है, तो ऊपर हमारा इंटीजर बनेगा। मैं सारे ऑप्शंस की बात इकट्ठा कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ। तो ऊपर हमारा कोई इंटीजर बनेगा, मान लो i1, है ना। अलग अलग इक्वेशंस के अलग बनेगा। जैसे इसके लिए हमारा जो i1 है वो निकल के आएगा 12 × 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 37। सबके लिए अलग निकल के आएगा, पर इतना है कि इंटीजर होगा। तो ये आ गया हमारा ऊपर इंटीजर, है ना, i1 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कुछ आपका इधर रखा है a² प्लस b²। इंटीजर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कोई चीज दे रखी है, तो अंडर रूट में जो ये चीज दे रखी है, ये अगर आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई, ध्यान से सुनना, अगर अंडर रूट में जो चीज दे रखी है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई तो अंडर रूट कभी खुलेगा नहीं, है ना। अंडर रूट खुलेगा नहीं तो ये पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपका कभी भी 3 के बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। क्या काम है ना, इस चीज को मैं दोबारा एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ऊपर कोई इंटीजर आ रहा है और अंडर रूट में जो भी दे रखा है आपका a² प्लस b² दे रखा है, तो ये a² प्लस b² अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, i1 अपॉन नीचे कोई गंदा सा अंडर रूट। ये 3 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि i1 इंटीजर है, नीचे गंदा सा अंडर रूट दे रखा है, ये 3 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर को उड़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, इरैशनल नंबर आ रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि a² प्लस b² मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ यही स्टेटमेंट इस सवाल की जान थी। ये लिख दिया मैंने अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में, a² प्लस b² मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सवाल खत्म हो चुका है, काफी सारे लोग चेक करके वीडियो बंद कर चुके होंगे। एनीवे जो टिके हुए हैं सुनो भाई, a² और b² क्या है, x और y के कोफिशिएंट के दोनों के इंडिविजुअल के होल स्क्वायर ऐड कर दिए। इसका चेक करो, ये हमारा किससे बराबर आएगा, ये हमारा b² है, ध्यान रखना। ये हमारा आएगा इसका होल स्क्वायर 12 के बराबर, इसका आएगा 144 के बराबर। दोनों को ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, 156 बन रहा है। इन दोनों को ऐड करके जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करेंगे तो ये हमारा 12 के बराबर आएगा, इसका होल स्क्वायर हमारा 1 के बराबर आएगा। इन दोनों के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13 के बराबर। यहाँ पर b² देखेंगे तो 3 के बराबर है, a² देखेंगे 1 के बराबर, दोनों को ऐड करेंगे 4। ये हमारा सस्पेक्ट है ना। हो सकता है अगले वाले में भी ये चीज आ जाए, अगले वाले का a² प्लस b² परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो वो भी सस्पेक्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 3 के बराबर है, ये 9 के बराबर है, इनका सम जो है वो 12 के बराबर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। बचा क्या, एक ही सस्पेक्ट था भाई, यही हमारा आंसर है। देख रहे हो, तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए लेके गया, है ना। कुछ चीजें मैंने 2 बार 3 बार बताई, इसलिए जो सवाल 40 सेकंड में होना था उसको हमने 10 मिनट तक किया। पर एक बार सोच के देखो, अगर ये चीज आपके दिमाग में जल्दी हिट कर जाए, बहुत जल्दी हिट कर जाए, कि आपको सिंपली ये चेक करना है कि इंटीजर अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² दे रखा है, तो a² प्लस b² परफेक्ट स्क्वायर होना है, तो सबका a² प्लस b² चेक करना है। मेन चीज यही है ना। तो ये आप कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो,
समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब ये हिट कैसे करेगा, कैसे मैं पेपर में बैठा हूँ और मेरे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी? इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है ना। आपको समझाने के लिए मैं अभी भी नए नए सवाल ट्राई करता हूँ, नए नए तरीके से ट्राई करता हूँ, हो गया फिर भी ट्राई करता हूँ, जिससे मैं कोई नई अप्रोच डेवलप कर लूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को वैल्यू करो, है ना, और अप्लाई करो। तो आपने ध्यान से देखा होगा इस पूरी वीडियो में हमने सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखी, है ना। हमने गलत तरीका अप्लाई किया, हमने सवाल का स्टैंडर्ड तरीका भी देखा, हमने सर्कल के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन भी रिवाइज कर ली जिस इंसान को याद नहीं थी, पैराबोला के टेंजेंट की जनरल इक्वेशन रिवाइज कर ली, और ऑब्वियसली हमने एक अप्रोच भी देख ली, है ना। ध्यान रखना जेईई मेंस में ऑलरेडी आया हुआ सवाल है, और लोग बोलते हैं मैथ्स लेंदी आती है, पेपर मेरा छूट गया। अगर तुम इस तरह से सवाल को करोगे, इतनी जल्दी करोगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितना इफेक्टिवली स्कोर कर पाओगे, है ना। समझ आ रहा होगा ऑलरेडी। तो मैं सोच रहा था इस वीडियो में मैं 3-4 सवाल डिस्कस कराऊंगा, बट समझाने में टाइम लग जाता है काफ़ी, तो एक ही काफ़ी है अभी, है ना। ऑलराइट। तो जिस इंसान को ये सवाल पहले से ही आता था वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हाँ भाई मुझे पहले से ही आता था। जिसको नहीं आता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और कोई दिक्कत आ रही है। अगर तुम्हें ये सवाल, मैं स्टैंडर्ड तरीके से करने की बात कर रहा हूँ ना, इस अप्रोच से नहीं, स्टैंडर्ड तरीके से अगर तुम्हें करना पहले से नहीं आता था, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे को लग रहा है तुम्हारी छूटी हुई हैं, सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, तो तुम अपनी प्रॉब्लम जो डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।